ये काफ़ी इम्पोर्टेंट सेशन है भाई आप लोग के लिए। अभी इंस्ट्रूमेंट एंड मेजरमेंट का एमसीक्यू सेशन चल रहा था और इंस्ट्रूमेंट एंड मेजरमेंट भाई अपने आप में काफ़ी इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट हो जाता है और क्योंकि ये पूरा का पूरा कॉन्सेप्चुअल सब्जेक्ट है तो उसमें बहुत सारे क्वेश्चन जो है आपके मन में अराइज होंगे। अभी ये क्वेश्चन आंसर सीरीज है और ये काफ़ी शॉर्ट ड्यूरेशंस के होंगे भाई, 10 से 15 मिनट के बीच का ही होगा और हर एक सेशन में हम लोग एक एक क्वेश्चन को डील करेंगे। यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जैसे भाई व्हाई आर मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट्स नॉट यूज्ड फॉर डीसी वर्क। तो हम लोग को भाई डिफॉल्ट में पता है कि जो मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट होते हैं इसको हम लोग दोनों के लिए यूज करते हैं, एसी के लिए भी और डीसी के लिए भी। और एक चीज समझिए, जो मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट है इस प्रिंसिपल से हम लोग क्या कर रहे हैं, दो चीज बनाते हैं। एक हो गया आपका एमीटर और दूसरा हो गया आपका वोल्ट मीटर। इसका मतलब क्या हुआ कि इस इंस्ट्रूमेंट को हम लोग डीसी करंट हो या फिर एसी करंट हो दोनों मेजर कर सकते हैं, डीसी वोल्टेज हो या फिर एसी वोल्टेज हो दोनों चीज मेजर किया जा सकता है। लेकिन ये जो मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट है इसको हम लोग ज्यादातर यूज करते हैं अपने एसी करंट या फिर कहिए एसी वोल्टेज को मेजर करने के लिए। डीसी के लिए बहुत ही रेयर केस में यूज किया जाता है भाई। अब ऐसा क्यों होता है यही चीज यहाँ पे समझना है। तो इस क्वेश्चन आंसर को डील करने से पहले हम लोग यहाँ पे थोड़ा सा इसके वर्किंग प्रिंसिपल के ऊपर थोड़ा सा रिवीजन कर लेता हूँ। ऑलरेडी मैंने को बता रखा है। तो भाई मूविंग आयरन टाइप इंस्ट्रूमेंट का दो तरीके का इंस्ट्रूमेंट होता है, पहला है ट्रैक्शन टाइप और दूसरा होता है रिपल्सन टाइप। तो क्योंकि ऑलरेडी मैंने आपको ग्रुप में एक लिंक दिया था भाई, उस वीडियो के अंदर पूरा का पूरा मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट को खोल करके दिखाया गया था के अंदर में आपका मेन कॉइल कैसे रखा हुआ रहता है, आपका स्पिंडल कैसा होता है, ये जो आपका लोहा है, लोहे का टुकड़ा जिसको हम लोग मूविंग आयरन बोल रहे हैं वो कैसे एक तरीके से लगा होता है ना, सब चीज इसमें खोल के दिखाया गया था। तो इस वीडियो में भी कमेंट सेक्शन में वो जो वीडियो लिंक है भाई उसको मैं पिन कर दूंगा, वहां से आप डायरेक्ट देख लीजिएगा जिन्होंने नहीं देखा है, नहीं तो फिर डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा उसका लिंक। तो अभी समझिए काम कैसे करता है। तो हम लोग को पता है भाई कि इससे हम लोग एमीटर बना रहे हैं या फिर कहिए वोल्ट मीटर बना रहे हैं। तो ये जो है देख रहे हैं यहाँ पे कटिंग करके दिखाया, सॉफ्ट आयरन का होता है ना, कोर है ये, कोर के ऊपर हम लोगों ने इस तरीके से वाइंडिंग किया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग का दो तार निकलेगा। अब जैसे हमारा एमीटर की तरह इसको यूज करना चाहते हैं, एमीटर कहाँ लगता है, सीरीज में लगता है ना। तो यहाँ से मेरा दो तार, ये मान लेते हैं लोड है, RL लोड है भाई, ठीक है। तो एक तार क्या कीजिए इससे जोड़ दीजिए और एक तार आपका इससे जुड़ जाता है। यहाँ से करंट जाएगा ऐसे इस कॉइल से होते हुए ऐसे लोड से होकर के फिर से वापस पहुंच जाएगा सोर्स के पास, है ना। तो भाई जैसे ही इसके अंदर करंट आएगा तो करंट आते क्या हो जाएगा, ये इलेक्ट्रोमैग्नेट बन जाएगा, समझे। अब आपको पता है भाई कि जैसे ही इलेक्ट्रोमैग्नेट बनेगा, ठीक है, जैसे इलेक्ट्रोमैग्नेट बनेगा तो ये आयरन क्या हो जाएगा, उस मैग्नेट पर अट्रैक्ट करेगा। आयरन हमेशा किस डायरेक्शन में मूव करता है, लोअर फ्लक्स डेंसिटी टू हायर फ्लक्स डेंसिटी। तो इधर क्या है, लो फ्लक्स डेंसिटी है, अंदर में क्या होगा, हाई फ्लक्स डेंसिटी। तो हमेशा क्या होगा, इस डायरेक्शन में मूव करेगा और जैसे आयरन मूव करेगा तो स्पिंडल को लेके घूम जाएगा और ये पूरा का पूरा पॉइंटर भी एक तरीके से डिफ्लेक्ट हो जाएगा। तो इसको हम लोग बोल रहे हैं ट्रैक्शन टाइप मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट। दूसरा था भाई आपका रिपल्सन टाइप। तो इसमें अगर आप देखें ध्यान से, ये है भाई आपका रिपल्सन टाइप। इसमें भी क्या होता है, मेन कॉइल होता है, देख रहे हैं सी शेप का जो होता है, ऐसे सर्कुलर होता है, सिलिंड्रिकल शेप का होता है, उसमें तार लपेटा हुआ रहता है, ठीक है, ऐसे कटिंग करके दिखाए। तो ये मेरा मेन कॉइल है। उसी तरीके से जैसे हम लोग इसको एमीटर तरह यूज करेंगे यानी सर्किट में लगाएंगे तो भाई इसके अंदर करंट आया, करंट आते क्या हो जाए, इलेक्ट्रोमैग्नेट बन जाएगा, सही बात है। और इलेक्ट्रोमैग्नेट यानी मैग्नेटिक फील्ड में क्या है, ये आपका दो आयरन का टुकड़ा रखा हुआ है यहाँ पे। एक आयरन क्या है आपके स्पिंडल के साथ लगा हुआ है, देख रहे हैं, इसको हम लोग मूविंग आयरन बोलते हैं क्योंकि भाई ये स्पिंडल के साथ घूमेगा। और ये जो बाहर से दिख रहा है ऐसे, ये वाला पूरा ये क्या है, फिक्स्ड आयरन है, उस वाले वीडियो में दिखाया गया था अच्छे से, ठीक है। तो ये बाहर वाला मूव नहीं करता, लेकिन क्योंकि ये दोनों मैग्नेटिक फील्ड में है भाई, दोनों मैग्नेटिक फील्ड में है, तो अगर आप फेरोमैग्नेटिक मटेरियल की बात करें, क्योंकि आयरन क्या है, फेरोमैग्नेटिक मटेरियल है, तो फेरोमैग्नेटिक मटेरियल में आपको पता है कि इसमें छोटे छोटे डाइपोल होते हैं। अभी मान लेते हैं रैंडमली कहीं पे रखा हुआ है या फिर कहीं पे फेंका हुआ है, तो इसमें जो डाइपोल होंगे भाई वो रैंडमली अलाइंग होते हैं, है ना। आप कह सकते हैं कि अगर 10,000 डाइपोल इस डायरेक्शन में अलाइंग है तो 10,000 इसके जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में होगा, है ना। तो दोनों एक दूसरे के अपोजिट है तो नेट मैग्नेटिक फील्ड जीरो, कैंसल आउट हो जाता है। तो ओवरऑल कहीं पे भी फेंका हुआ तो डाइपोल क्या होता है, रैंडमली अलाइंग होता है और इन डाइपोल के चलते आपका जीरो मैग्नेटिक फील्ड देखने को मिलता है। लेकिन वही अगर आप इसको जैसे ही एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखेंगे, नॉर्थ एंड साउथ, तो सारा का सारा डाइपोल क्या हो जाएगा, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के साथ ही अलाइंग हो जाएगा, यानी ये लोहे का टुकड़ा क्या हो जाएगा, अपने आप में एक मैग्नेट की तरह बिहेव करने लगता है, समझे। और जैसे ही आप एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड हटा देंगे
यानी एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड जीरो कर देंगे भाई, तो अभी भी क्या होगा, इसमें कुछ ना कुछ रेसिडुअल मैग्नेटिज्म रहता है, यानी अभी भी डाइपोल कुछ ना कुछ आपके इसी डायरेक्शन में अलाइन हो गया और ये मैग्नेट की तरह बिहेव करता है। इसका बेस्ट एग्जांपल है, जैसे आप भाई एक लोहे का पेचकस ले लीजिए या फिर कहिए कुछ भी आप लोहे का सुई ये सब ले लीजिए, उसको मैग्नेट पे ऐसे रब कर दीजिए एक बार, है ना, तो कुछ देर के बाद क्या हो जाता है, वो खुद मैग्नेट से बिहेव करने लगता है। जो स्टेपलर वाला पिन होता है पतला पतला, उसको चिपकाइए या फिर ब्लेड को चिपकाइए, देखिए उसमें चिपकने लगेगा। तो ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि उसमें रेसिडुअल मैग्नेटिज्म एक तरीके से आ जाता है। तो यहाँ पे भाई यही चीज़ है कि ये जो दोनों आयरन के टुकड़े हैं, एक मूविंग है और एक आपका फिक्स है, कहाँ है, अभी मैग्नेटिक फील्ड में रखा हुआ है। तो जैसे ही मैग्नेटिक फील्ड आएगा यानी इलेक्ट्रोमैग्नेट बनेगा वो, तो भाई ये दोनों क्या हो जाएगा, मैग्नेटाइज हो जाएगा। इसका देखिए बाहर वाले का इधर दिखा दिया, नॉर्थ बन गया और नीचे में इसका साउथ बन गया। और जो स्पिंडल पे आपका मैग्नेटिक जो आयरन रखा हुआ है, इसका भी मैग्नेटिक फील्ड सेम डायरेक्शन बनाएगा, क्योंकि दोनों मूविंग आयरन क्या है, सेम मैग्नेटिक फील्ड में रखा हो। तो इधर इसका नॉर्थ बन जाएगा ऊपर में और नीचे में इसका साउथ बन जाएगा। तो आप देख रहे हैं कि अब क्या होगा, ये नॉर्थ को रिपेल करेगा, तो रिपल्सन होगा। तो रिपल्सन मतलब धक्का देगा, धक्का देने के कारण क्या होता है, ये स्पिंडल एक तरीके से मूव कर जाता है। स्पिंडल पे ही क्या है, पॉइंटर रखा हुआ, तो पॉइंटर भी क्या हो जाएगा, डिफ्लेक्ट कर जाएगा। तो इस तरीके से टॉर्क देखने को मिलता है भाई। तो यहाँ पे आपको समझना है कि जो आयरन आपने यूज किया है, इसके पास क्या है ताकत, अपने अंदर रेसिडुअल मैग्नेटिज्म को होल्ड करके रखने का। ठीक है, अब हम लोग आते हैं थोड़ा सा क्वेश्चन एंड आंसर के ऊपर। और एक चीज समझिए भाई, और एक चीज समझिए, अगर आपने बीएच कर्व पढ़ा हो तो बीएच कर्व क्या है, इधर मेरा भाई बी इक्वल टू होता है, यानी इसको हम लोग एच दिखा देते हैं और इसको हम लोग बी दिखा देते हैं, तो कुछ इस तरीके का ग्राफ बनता है। और ये एसी के लिए ही हमेशा बनता है ना, क्योंकि एसी मेरा क्या है, कुछ इस तरीके से। ओके, तो अगर आप यहाँ पे देखें तो पहले H को हम लोग NI/L लिखते हैं ना, तो N और L क्या है, कांस्टेंट है, तो H प्रोपोर्शन होता है I और B प्रोपोर्शन होता है फ्लक्स। तो फ्लक्स वर्सेस करंट को भी दिखाया जाता है। तो जैसे जैसे आप करंट बढ़ाएंगे वैसे से मेरा फ्लक्स क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। ठीक है, फिर ये क्या हो गया, सैचुरेट कर जाएगा, है ना। और क्योंकि देख रहा करंट भी मेरा धीरे धीरे बढ़ रहा है, फिर क्या होगा, करंट धीरे धीरे घटने लगा, तो फ्लक्स भी मेरा धीरे, लेकिन जैसे ही बढ़ा था उसी पाथ पे नहीं फॉलो करता। यहाँ पे आकर के, क्योंकि करंट मेरा यहाँ पे क्या हो गया, जीरो। ये देख रहे हैं, ये एक्स एक्सिस क्या है, करंट का एक्सिस है भाई। ठीक है, तो इस पॉइंट पे क्या हो गया, करंट मेरा जीरो हो गया, आई मेरा जीरो है, लेकिन अभी भी देख रहे हैं इसके पास इतना मैग्नेटिक फील्ड बचा हुआ है ना, इतना फ्लक्स डेंसिटी बचा है। इसका मतलब करंट जीरो होने के बाद भी अभी इसमें क्या है, इतना फ्लक्स डेंसिटी मेंटेन है। या फिर कहिए H मेरा जीरो होने के बाद भी इतना फ्लक्स डेंसिटी मेंटेन, इसी को क्या बोलते हैं, रेसिडुअल मैग्नेटिज्म बोलते हैं। और इस रेसिडुअल मैग्नेटिज्म को फिर से जीरो करने के लिए क्या करना पड़ेगा, मेरे को नेगेटिव में इतना एक्स्ट्रा करंट देना पड़ेगा, इतना नेगेटिव में एक्स्ट्रा करंट देना पड़ेगा, तब जाके इस पॉइंट पे क्या होगा, मेरा B यानी फ्लक्स डेंसिटी जो होगा जीरो होगा। समझ गए। तो भाई इस चीज को दिमाग में रखते हुए हम लोग अब थ्योरी पढ़ते हैं यहाँ पे। ठीक है, कि हम लोग मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट को ज्यादातर एसी पे ही यूज करते हैं, डीसी पे क्यों नहीं यूज करते हैं। तो वही लिखा हो पहला लाइन, द मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट्स आर प्रिंसिपली यूज्ड फॉर अल्टरनेटिंग करंट एंड वोल्टेज मेजरमेंट, यानी एसी वोल्टेज या फिर एसी करंट के मेजरमेंट के लिए ही यूज करते हैं। ठीक है, दे कैन ऑल्सो बी यूज्ड फॉर डीसी वर्क, इसको डीसी के लिए भी हम लोग यूज कर सकते हैं। लेकिन जब आप डीसी पे यूज करेंगे भाई, इसमें स्मॉल एरर आ जाएगा। ठीक है, स्मॉल एरर ड्यू टू रेसिडुअल मैग्नेटिज्म इन द आयरन। ठीक है, अब क्या होता है समझिए, जैसे मान लेते हैं भाई, यहाँ पे देखिए क्या लिखा है, द रेसिडुअल मैग्नेटिज्म कैन either an additive or a subtractive error. Thus, a second reading should be made with leads interchanged when the meter is used on a DC circuit. देखिए क्या बोलता है, क्या मतलब हुआ भाई, इसको समझिए। यहाँ पे जैसे मान लेते हैं भाई, यहाँ पे एट्रैक्शन टाइप ले या फिर ये रिपल्सन टाइप ले, दोनों कोई भी ले सकते हैं भाई, दोनों समझ में आ जाएगा। चलिए हम लोग पहले एट्रैक्शन टाइप पे ही आते हैं। एट्रैक्शन टाइप में एक ही मैग्नेट है, तो उससे हम लोगों को समझना ज़्यादा इजी हो जाएगा। ओके, देखिए ये फिर से रिपल्सन टाइप ही खुल गया। देखिए भाई, जैसे मान लेते हैं आपने क्या किया, अभी इससे मान लेते हैं बिल्कुल नया था, मार्केट से आपने खरीद के लाया, तो सीधी सी बात है भाई, अभी हम लोग मान के चल रहे हैं इसमें कोई भी रेसिडुअल मैग्नेटिज्म नहीं है, यानी जो लोहे का टुकड़ा लगा हुआ है स्पिंडल पे, इसमें सारे के सारे डाइपोल क्या है, रैंडमली अलाइंग है, और डाइपोल के चलते कोई भी हम लोग को मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे नहीं मिल रहा है, यानी रेसिडुअल मैग्नेटिज्म क्या है, ये जीरो है इस आयरन के टुकड़े का। समझे। अभी मान लेते हैं हम लोगों ने क्या किया,
इसको भाई मैंने डीसी पे यूज किया, यानी डीसी करंट को मेजर करने के लिए यूज किया। तो सीधी सी बात है, इस कॉइल के अंदर क्या आया होगा बताइए। इस कॉइल के अंदर भाई हम लोग का डीसी करंट फ्लो हुआ, डीसी करंट फ्लो होने के चलते क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड बना, मैग्नेटिक फील्ड बनने के चलते क्या होगा, ये जो लोहा हुआ होगा ये मैग्नेटिक फील्ड में आ गया, तो अंदर का जो डाइपोल होगा वो भी एक तरीके से अलाइन हो गया होगा। और जैसे ही हम लोगों ने इस इंस्ट्रूमेंट को उस डीसी सर्किट से हटा दिया है ना, डिस्कनेक्ट करके रख दिया कहीं पे भी, तो भाई मेरे ये जो आयरन है, इस आयरन के अंदर अभी भी जो डाइपोल होंगे वो कुछ ना कुछ उसी डायरेक्शन में अलाइन हुए होंगे, है ना, जिसको हम लोग बोल रहे हैं कि इसके अंदर कुछ ना कुछ रेसिडुअल मैग्नेटिज्म आ गया होगा। ठीक है, अब जैसे इसको मान लेते हैं फिर से मैं यूज कर रहा हूं कोई अदर सर्किट में करंट को मेजर करने के लिए, तो भाई इस बार क्या होगा बताइए, इस आयरन के टुकड़े में ऑलरेडी क्या है, कुछ ना कुछ रेसिडुअल मैग्नेटिज्म है, यानी ये ऑलरेडी मैग्नेट की तरह बिहेव कर रहा है अभी, समझे। अब जैसे ही इसमें मान लेते हैं हम लोगों ने करंट दिया, और मान लेते हैं जो करंट है ये फिर से उसी डायरेक्शन वाले मैग्नेटिक फील्ड को एक तरीके से बना दिया इसने, मतलब डीसी करंट ही दे रहा, सेम पॉजिटिव नेगेटिव वैसे ही जोड़ दिया हम लोगों ने, यानी इसका जो मैग्नेटिक फील्ड बनेगा फिर से पुराने जैसा ही बनेगा भाई। और इसके अंदर जो डाइपोल है मान लेते हैं इस डायरेक्शन में अलाइन थे पहले से ही, है ना, तो भाई मेरे, और यहाँ पे जो नॉर्थ एंड साउथ बना वो पहले जैसा ही बन गया, तो इसके अंदर जो रेसिडुअल मैग्नेटिज्म था और इस मैग्नेटिक फील्ड के कारण इसमें जो, मतलब समझिए ना, इसमें पहले से ही रेसिडुअल मैग्नेटिज्म बना हुआ भाई, और पहले से ही रेसिडुअल मैग्नेटिज्म बना हुआ, इसका मतलब क्या हुआ, और जैसे इसमें मैग्नेटिक फील्ड देंगे तो ये क्या हुआ, पहले से ज्यादा स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड की तरह बिहेव करेगा, यानी स्ट्रॉन्ग मैग्नेट बन जाएगा, और स्ट्रॉन्ग मैग्नेट बनने के कारण क्या हो जाएगा, ये ज्यादा एक तरीके से डिफ्लेक्ट कर देगा, समझे। नहीं तो फिर ऐसे समझिए आप, जैसे मान लेते हैं पहले से इसमें रेसिडुअल मैग्नेटिज्म था, उसको मैं थोड़ा ऐसे दिखाता हूँ कि जो डाइपोल है इस डायरेक्शन में अलाइन है, ठीक है, कुछ डाइपोल इस डायरेक्शन में अलाइन है, तो ओवरऑल क्या है, ये मैग्नेट की तरह बिहेव कर रहा है। अब भाई आपने दूसरे सर्किट में यूज किया करंट को मेजर करने के लिए, फिर वोल्टेज को मेजर करने के लिए, और मान लेते हैं इस बार जो है आपने इस कॉइल का, यानी जो मेन कॉइल का पोलैरिटी चेंज कर दिया, तो मान लेते हैं नेगेटिव और इधर मान लेते हैं पॉजिटिव, और पहले जब ये पहली बार यूज किया गया था इधर पॉजिटिव था इधर नेगेटिव था, ठीक है, अभी क्या हुआ, पोलैरिटी चेंज कर दिया, तो सीधी सी बात है इस कॉइल का जो मैग्नेटिक फील्ड बनेगा ये क्या हो जाएगा, उल्टा बन जाएगा, जहां पे नॉर्थ था वहां साउथ बनेगा, जहां पे साउथ था वहां पे नॉर्थ बनेगा। तो भाई अभी अगर आप इस आयरन के टुकड़े को देखें तो इसमें पूरा का पूरा डाइपोल क्या है, इस डायरेक्शन में अलाइन है ना, लेफ्ट टू राइट तरफ अलाइन हो रखा है, लेकिन कॉइल में करंट का डायरेक्शन रिवर्स हो गया, तो सीधी सी बात है अब जो मैग्नेटिक फील्ड आएगा ये इस डायरेक्शन में आएगा, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। तो भाई यहाँ पे ये जो ऑलरेडी डाइपोल अलाइन हो रखे हैं ये क्या होंगे, ये कुछ ना कुछ एनर्जी यूज करेंगे खुद को फिर से क्या करने के लिए, अपने पूरे डायरेक्शन को चेंज करने के लिए, क्योंकि अभी तो इस डायरेक्शन में लाएंगे, सारे के सारे क्या होंगे, इस डायरेक्शन में आने की कोशिश करेंगे, इस डायरेक्शन में अलाइन होने की कोशिश करेंगे, समझे। तो रेसिडुअल मैग्नेटिज्म यहाँ पे क्या हो रहा है, अगर सेम डायरेक्शन में करंट आ गया पहले जैसा ही, तो यहाँ पे रेसिडुअल मैग्नेटिज्म क्या हो जाएगा, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के साथ ऐड हो जाएगा। और वही अगर कॉइल के अंदर करंट चेंज हो गया तो इस केस में क्या है कि रेसिडुअल मैग्नेटिज्म को क्या करना पड़ेगा, इस मेन मैग्नेटिक फील्ड से सब्ट्रैक्ट करके आपको बताना पड़ेगा, ठीक है। और ऐसा क्यों हो रहा है, किस में हो रहा है, डीसी में, क्योंकि डीसी में डायरेक्शन एक ही डायरेक्शन में होता है भाई, ठीक है। तो ओवरऑल जो डाइपोल होंगे वो एक ही डायरेक्शन में अलाइन हो, या तो ऐसे हो जाएंगे या तो ऐसे हो जाएंगे। लेकिन एसी की अगर बात, एसी में क्या होगा आपका, हमेशा क्या होता है डाइपोल, कभी इधर कभी इधर, कभी, क्योंकि वहां पे हाफ साइकिल पॉजिटिव है हाफ साइकिल नेगेटिव है, ठीक है। तो वही यहाँ पे बोल रहा है कि अगर आप इसको डीसी पे यूज करेंगे तो उसमें एक एरर आएगा, क्या एरर आएगा देखिए क्या बोल रहा है, द रेसिडुअल मैग्नेटिज्म कैन आइदर एन एडिटिव, यानी फिर से अगर करंट का, यानी कॉइल के अंदर जो करंट है सेम डायरेक्शन में आ गया तो रेसिडुअल मैग्नेटिज्म क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा उसमें, और सब्ट्रैक्टिव, ठीक है, यानी अगर कॉइल का जो करंट का डायरेक्शन था भाई कॉइल के अंदर वो अगर पलट गया, उल्टा हो गया, तो रेसिडुअल मैग्नेटिज्म क्या हो जाएगा, सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। दस अ सेकंड रीडिंग, इसलिए हम लोग जब भी रीडिंग लेंगे इस इंस्ट्रूमेंट से, खासकर डीसी के लिए, तो 2 बार हम लोग रीडिंग लेते हैं भाई, ठीक है। 10, क्योंकि पहली बार जब आप रीडिंग लेंगे तो उसमें क्या था आपका, रेसिडुअल मैग्नेटिज्म को भी एक तरीके से वहां पे इंक्लूड किया गया था, है ना। तो वही बोल रहा है कि 10 अ सेकंड रीडिंग शुड बी मेड विथ लीड्स इंटरचेंज्ड when the meter is used on DC circuit। अगर आप लीड को इंटरचेंज करके सेकंड रीडिंग लेंगे तो भाई सीधी सी बात है जो भी रेसिडुअल मैग्नेटिज्म होगा उसके अंदर का क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, डीमैग्नेटाइज हो जाएगा, ठीक है। तो 2 बार रीडिंग कर लेना, और यहाँ पे लीड को इंटरचेंज करके, यानी पोलैरिटी को इंटरचेंज करके लेने का मतलब क्या है कि भाई हम लोग का जो आयरन है, मूविंग आयरन, ठीक है, वो क्या हो जाए, वो न्यूट्रल हो जाए, उसके अंदर कोई भी मैग्नेटिक फील्ड नहीं एग्जिस्ट करे पहले से, समझे।
तो ये बोल रहा है द एवरेज ऑफ द टू रीडिंग गिव्स द ट्रू वैल्यू, यानी एक बार रेसिडुअल मैग्नेटिज्म पे देखिए कितना आ रहा है और एक बार इंटरचेंज करके देखिए तो उस समय कितना आएगा, और इन दोनों का अगर आप एवरेज ले लेंगे तो ओवरऑल आपको क्या मिल जाएगा, ट्रू वैल्यू मिल जाएगा। फॉर दिस रीजन मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट आर प्राइमरी यूज्ड इन एसी सर्किट एट पावर लाइन फ्रीक्वेंसी। ठीक है, पावर लाइन फ्रीक्वेंसी क्या है मतलब 50 हर्ट्ज पे यूज करते हैं, उससे ज्यादा नहीं यूज करेंगे। हाई फ्रीक्वेंसी पे हम लोग कभी भी यूज नहीं करते हैं मूविंग आयरन ऐसा, क्यों? क्योंकि यहाँ पे फिर इंडक्टेंस आ जाता है आपका, क्योंकि आप कॉइल यूज कर रहे हैं ना। ओके, हाई फ्रीक्वेंसी के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, ऑलरेडी बताया था आपको, थर्मोकपल इंस्ट्रूमेंट हम लोग यूज करते हैं। ओके, क्योंकि वहां पे हीटिंग इफेक्ट हम लोग क्या कर रहे हैं, डिफ्लेक्शन को लेकर के आ रहे, तो हीटिंग इफेक्ट को क्या है, फ्रीक्वेंसी से कोई लेना देना नहीं है। क्लियर हो गया। अब यहाँ पे भाई एक बोनस पॉइंट दे रहा हूं आपको, जैसे बहुत सारे स्टूडेंट जो कॉन्सेप्ट के साथ नहीं पढ़ते हैं तो उनको बहुत ज्यादा दिक्कत होता है कि कौन सा इंस्ट्रूमेंट जो है लीनियर स्केल होता है, कौन सा आपका नॉन लीनियर होता है। तो इस चीज को दिमाग में रखने के लिए बस ये चीज समझिए, एक है मेरा परमानेंट मैग्नेट मूविंग कॉइल इंस्ट्रूमेंट जो कि हमेशा डीसी पे यूज होता है, इसका स्केल लीनियर होता है, और दूसरा है मेरा डायनेमो टाइप वॉट मीटर। ठीक है, डायनेमो टाइप वॉट मीटर, जहां पे थीटा इक्वल टू क्या था, प्रोपोर्शन था पावर के ऊपर, यहाँ पे थीटा प्रोपोर्शन क्या था, करंट के ऊपर। ठीक है, तो पूरे एनालॉग इंस्ट्रूमेंट एंड मेजरमेंट में सिर्फ दो ही इंस्ट्रूमेंट है, परमानेंट मैग्नेट मूविंग कॉइल इंस्ट्रूमेंट और डायनेमो टाइप में वॉट मीटर। डायनेमो टाइप से 3 इंस्ट्रूमेंट बना रहते हैं, मीटर, वोल्ट मीटर और वॉट मीटर। ठीक है, तो इसमें आपका कौन सा वॉट मीटर जो है आपका थीटा प्रोपोर्शन पावर होता है। तो ये सिर्फ 2 इंस्ट्रूमेंट है पूरे एनालॉग इंस्ट्रूमेंट एंड मेजरमेंट में जिनका स्केल क्या होता है, लीनियर होता है। बाकी जितने भी इंस्ट्रूमेंट है भाई सबके नॉन लीनियर होते हैं। ठीक है, सबके A to Z। जैसे मूविंग आयरन हो गया, मूविंग आयरन में आपका अट्रैक्शन है, रिपल्सन, या फिर कहिए आपका डायनामो टाइप में, आपका डायनामो टाइप में सिर्फ वॉट मीटर का होता है लीनियर, बाकी जैसे आपका वोल्ट मीटर, एमीटर वो क्या होता है, नॉन लीनियर होता है। आप फिर एनर्जी मीटर में आ जाइए, हॉट वायर इंस्ट्रूमेंट में आ जाइए, थर्मोकपल में आ जाइए। ठीक है, सारे इंस्ट्रूमेंट का आपका एक तरीके से क्या होगा, नॉन लीनियर स्केल होगा। ओम मीटर आ जाइए सबका भाई। ठीक है, तो ये 2 चीज बस याद रखना, बाकी सबका नॉन लीनियर है। नहीं, नॉन लीनियर कहने मतलब स्क्वायर्ड स्केल होता है। ठीक है, थीटा प्रोपोर्शनल आई स्क्वायर है, फिर वी स्क्वायर ऐसे वेरी करता है वहां पे। क्लियर हो गया। तो इस तरीके से भाई हम लोग क्वेश्चन आंसर सीरीज रखेंगे, छोटे छोटे क्वेश्चन जो काफी इंपॉर्टेंट है आपके लिए, है ना। तो आई होप कि आपको ये क्लियर कर दिया होगा।